नहीं है, नीतीश कुमार से ढक नहीं पाएगा। मुद्दा और भी बहुत सारे थे, लेकिन मैं सिर्फ एक ही मुद्दा पर आपसे चर्चा करूंगा, वो ये है कि भाई खाता ना बही और जो केजरीवाल जी कहे वो ही सही। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ज्यादा भूमिका बनाऊंगा तो दिक्कत होगा। पहले तत्काल से शुरू करते हैं, पता ना 10-20 मिनट हो जाए और बात खत्म हो जाए, पहले अभी से शुरू करते हैं। मित्रों, अरविंद केजरीवाल पर अभी आज जो इल्जाम लगा, दिल्ली के चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों ने अपने पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। राजनीति में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई बड़ी बात नहीं। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं भी गया हूं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आयोजित किया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू क्या है वो बड़ा तकनीक प्रॉब्लम, इसको बड़ी गंभीरता से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिए। दिल्ली में शराब घोटाले की एलजी साहब ने प्रमुख सचिव के अनुरोध पर एक अनुशंसा किया कि भाई शराब घोटाले की फाइल लाया जाए, इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि मुख्य सचिव दिल्ली सरकार जो अरविंद केजरीवाल के तत्वाधान में काम करते हैं, उनके मतहत है, उन्होंने राज्यपाल को एक लिखित फाइंडिंग दिया कि शराब घोटाले में अनियमितताएं बरती गई थी, कानूनों का ध्यान नहीं रखा गया। तो ऐसे मामले में स्वाभाविक है कि इसकी सीबीआई जांच होती, इसमें एलजी का कोई मतलब नहीं बनता। वो नहीं करते तो विक्टिम पाए जाते। तो उन्होंने एक सीबीआई इंक्वायरी कर दी। सीबीआई वाले आए तो जो शराब मंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री भी हैं इस देश में, मतलब सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल में कुछ चीजें बड़ी अनोखी है, वो बहुत बिरले मिलती है। मतलब जैसे अरविंद केजरीवाल दुनिया का सबसे वाहिद ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने मंत्रिमंडल में पागल को रखा है। एक बार पुनः मैं पागल नहीं कर रहा हूँ, वो स्वयं खुद को एफिडेविट में पागल का है कोर्ट में कि भाई मैं पगला गया हूँ, सारी बातें भूल गया हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ याद नहीं। सत्येंद्र जैन की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद भी जब अदालत में एफिडेविट के साथ उसने अपने आप को पागल घोषित कर दिया है, तब भी केजरीवाल ने उसको मंत्रिमंडल से नहीं निकाला है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो पागले रहते हैं। ये आपको पता चला होगा, हमको तो पहले से पता था, क्योंकि अगर समझदार रह जाएंगे तो हमारी कुर्सी के लिए खतरा नहीं बन जाएंगे, तो हम तो पागलों को ही रखेंगे। और जो समझदार थे उनके पिछवाड़े पे हमने मार के हटा ही दिया है, तो पागल तो रह रहे हैं। तो वो केजरीवाल ने इसीलिए नहीं हटाए, आपको आज पता चला, हमें पहले से पता था। खैर, अब आते हैं उनके शराब मंत्री जो शिक्षा मंत्री भी हैं, उन पर सीबीआई की रेड पड़ी और मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सीबीआई वाले आए थे, मेरे घर में कुछ नहीं मिला। एक तो सबसे पहले केजरीवाल और उनकी पूरी गैंग, जज भी स्वयं है, अब सीबीआई जांच करने वाला डायरेक्टर भी स्वयं, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं मिला। मतलब अभी सीबीआई वालों ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया है भारत सरकार को या कोर्ट को। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीबीआई वाले आए थे, कुछ नहीं मिला, चले गए। आज भी बोला कि बैंक में आए थे, लाकर खोजे, कुछ नहीं मिला, चले गए। अब मोदी जी ने हमारा सब कुछ जांच करवा लिया और अपने चमचों से फेसबुक को लिखवा रहे हैं कि देखिए ये बैंक लाकर तो खंगार लिया, अगला बार में बच्चों की गुलक भी तोड़ने वाला है। मतलब एक इमोशनल माहौल बनाने का प्रयास। एनीवे, मुद्दा वो नहीं। मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल के नायब और दिल्ली में शराब घोटाले के प्रथम दृष्टया अपराधी, दोषी और शिक्षा का सत्यानाश करने वाला मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि सीबीआई वाले आए, मेरे कंप्यूटर, लैपटॉप और यहां तक कि मेरा मोबाइल भी लेकर चले गए। दोबारा सुनिए, मोबाइल भी लेकर के चले गए सीबीआई वाले। अब उसके 2 दिन बाद मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस दिन वो बापू के समाधि को अपवित्र करने के लिए गए थे। हालांकि उसमें मनीष सिसोदिया को नहीं ले गया था कि भाई आप मत जाना, क्योंकि आपको तो ठिकाने लगाने की सारी साजिश मैं ही रच रहा हूं, तुम बापू के पास जाओगे, रहने दो। तो उन्होंने कहा कि मेरे मोबाइल पर मैसेज आया भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्षस्थ नेता का कि आप भाजपा में कोई नेता नहीं है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का, आप हमारा पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, पार्टी तोड़ दीजिए, आपकी सीबीआई की जांच वाच सब मैं हटा लूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास फोन भी आया और मैसेज भी आया। 2 बातें यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है, जो मनोज तिवारी ने कहा उसको मैं इंडोर्स कर, मैं भी कह रहा हूं। अगर मनीष सिसोदिया का 2 दिन पहले फोन जब्त कर लिया गया और सीबीआई ने अभी तक रिलीज नहीं किया, तो वो किस नंबर पर फोन आया,
क्या मनीष सिसोदिया 2-2, 3-3 नंबर इस्तेमाल करते हैं? तो फिर सीबीआई वालों को उन्होंने अपने सारे नंबर क्यों नहीं दिए? क्योंकि एविडेंस तो सारे नंबरों में होगा। मतलब आप 420 और 120 बी के दोषी प्रथम दृष्टया पाए गए। सीबीआई वालों को ये 2 धारा लगा देनी चाहिए। आप 420 का काम कर रहे हैं कि सीबीआई वाले आपका फोन मांगते हैं तो कोई और फोन दे देते हैं और असली फोन रख रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके किस नंबर पर आया, फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? सोचने वाली बात है। तीसरी बात क्या है कि आपने कहा है कि लाकर की जांच हो गई, कुछ नहीं मिला। तो क्या जिस तरह से फोन जब्त होने के बाद भी आपके फोन पर फोन आ जा रहा है, उसी तरह से लाकर की जांच होने के बाद भी कोई और लाकर है क्या, या बहुत सारे लाकरें हैं क्या जो आपने सीबीआई को नहीं बताया, सीबीआई वाले नहीं जान पाए हैं? ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पर केजरीवाल को सफाई देनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि केजरीवाल से पूछोगे आम तो वो अमरूद बोलता है, उसका स्वभाव है। आज भी जब कल दिल्ली के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के शिक्षा मॉडल का एक्सपोज किया कि दिल्ली सरकार ने जो जो रूम बताया है उसमें से आधे से ज्यादा शौचालय है। केजरीवाल ने शौचालय को भी रूम बना लिया और शायद एक कमरे में 23 लाख की 36 लाख रुपया में रिपेयर हुआ है और बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक घर बनाया है, 23 लाख तो पूरे घर में लगा होगा। हालांकि मैंने कोई जोड़ा नहीं था क्योंकि मुझे किसी से लेना नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा है कि 23-25 लाख में तो मेरा पूरा घर बन गया था और उसका एक ही कमरा बन रहा है। तो वो क्या सोना चांदी हीरा जवाहरात से बनवा रहा है या शामी बड़ गाय के दूध में सीमेंट घुलवा रहा है? आखिर इतना पैसा लगा था कि 23-24 लाख में एक कमरा, तो मैं जो अंदाज लगाता हूँ उसमें तो नहीं बन सकता। हो सकता है टाटा बिरला अडानी अंबानी का एक कमरे में 5-5 करोड़ लग रहा हो, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, मेरे सपने में भी नहीं मैं कल्पना कर सकूं। मैं तो अपने कमरे को देख रहा हूँ, बोला ये कमरा बनाने में 23 लाख नहीं लगा। तो वो विद्यालय में कौन सा लगा? उन विद्यालयों के 2 एकड़ में भी भ्रमण किया हूँ। अब वो दीवार के अंदर सोना बढ़वाया होगा तो मैं नहीं कर सकता। और अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया वाले शराब के अव्वल ब्रांड से सीमेंट घोलवाया होगा तो मैं नहीं कर सकता। या वो जो तरावट के लिए हम पानी मारते हैं उसको अगर दारू से नहलवाया होगा तो इतना रुपया लग सकता है। अगर ऐसा किया होगा तो मैं नहीं बता सकता। तो अरविंद केजरीवाल उस प्रश्नों के जवाब देने के बजाय उसने कहा कि मैं शिक्षा बढ़िया खोलना तो गलत कर रहा हूँ। अरे तो शिक्षा बढ़िया खोलने के लिए ही शिक्षा मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री आदमी क्यों चुनता है, प्रधानमंत्री क्यों चुनता है? बढ़िया काम करने के लिए। ये तो विषय नहीं है। विषय ये है कि जो लोग तेरे से पूछ रहे हैं उस पर जवाब दे कि भैया मनीष सिसोदिया का फोन अगर जब्त हो गया था तो फिर किस फोन पर भाजपा वालों ने फोन किया, और अगर कोई और फोन है, क्योंकि मेरे पास ये 3-3 नंबर है, तो मेरे पास 3 नंबर है तो केजरीवाल के चमचे के पास तो 3 लाख नंबर होने चाहिए। सिम तो आज वैसे भी फ्री में है। 10-15 हजार का फोन आता है तो उसके बाद 15-20 हजार की क्या दिक्कत है? एक ही शराब ठेकेदार दे दिया होगा, तो ये कोई बहुत इशू नहीं है। लेकिन मेरे से लोग पूछते हैं तो मैं कहता हूँ ये वाला नंबर लीजिए, अगर ये ना मिले तो ये वाला लीजिए, एमटीएन वाला भी लीजिए। कश्मीर में जाता हूँ तो एमटीएन वाला ज्यादा पकड़ता है, ये वाला भी ले लीजिए। कई बार नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है। हालांकि वो अलग बात है कि 2 तो मैंने इसी सिम में मोबाइल में रख रखा है जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मेरे तो बताता हूँ मैं, मनीष सिसोदिया ने क्यों नहीं सीबीआई वालों को बताया कि भाई साहब एक फोन क्यों जब्त कर, उसमें तो कुछ भी नहीं, असली मसाला तो ये 2 फोनों में है। वो फोन क्यों नहीं दिया, और नहीं दिया तो 120 बी का मुजरिम हुआ कि नहीं हुआ? इन सब चीजों पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, तो आम जनता जानना चाह रही है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये कि केजरीवाल या तो देश की जनता को मूर्ख समझता है या सोच रहा है कि भाई 200 यूनिट बिजली हमने दे दिया, अब इन लोगों को इतनी समझ कहां। क्योंकि केजरीवाल जब भी उसका कोई मंत्री या कोई उसका चमचा किसी जुर्म में पकड़ाता है तो आके कहता है कि जी मैं कह रहा हूं ये निर्दोष है। मनीष सिसोदिया को भी निर्दोष बोला, सत्येंद्र जैन को भी बोला था कि मैंने कहा ये बलात् फंसाया गया है। अभी महीना दिन से ऊपर हो गया, मनीष सिसोदिया अंदर ही है, सत्येंद्र जैन। कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पाया है उसके विरुद्ध, जिसको केजरीवाल क्लीन चिट दे रहा था। उसके पहले उसका जो कानून मंत्री था, जो फर्जी डिग्री लेकर के वकालत करता था दिल्ली में, उसको बोला कि मैंने डिग्री जांच ली है और मैं पढ़ा लिखा हूं जी, IRS अफसर हूं, मोदी जैसा अनपढ़ नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, पढ़ा लिखा से जांचा कि उसकी डिग्री सही है। फिर सीबीआई ने कहा कि ठीक है डिग्री सही आपने बता दिया, हम तो सिर्फ छोटी सी बात बोल रहे हैं, कौन से कॉलेज में पढ़े थे, मेरे भी एडमिशन करवाना है, जरा मेरे को कॉलेज का पता बता दें।
जो आदमी 4-5 साल तक उस कॉलेज में व्यतीत किया, उसको कॉलेज का पता ही नहीं मालूम था कि वो कॉलेज है कहाँ, जिसको उसने अरविंद केजरीवाल ने क्लीन चिट दिया था। वो जो राशन कार्ड मंत्री था, उसकी सीढ़ी आप लोगों ने देखा होगा, मेरे को भी एक आदमी ने भेज दिया था, बेमन से ही देखा मैंने राशन कार्ड बनाते हुए। उसको बोला कि जी देखिए ये भाजपा की चाल है, ये फर्जी है, चेहरा हमारे मंत्री का है, बाकी सारा पार्ट भारतीय जनता पार्टी के नेता का है, और वो महिला प्लांट की है, भाजपा ही है। बाद में जब सीबीआई ने डंडा पकड़ा और सारा पीछे तक की सीढ़ी उसको दिखा दिया, तो बोला कि हाँ जी पहले से हमारा संबंध था, मंत्री बनने का पहले से हम इसका राशन कार्ड में अमेंडमेंट वगैरह करते रहते हैं। तो केजरीवाल आता है तो मैं सही बोल रहा हूं और करने लगता है। अंत में एक मुद्दा आज का और भी महत्वपूर्ण था कि अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर इल्जाम बेबुनियाद लगाया हुआ है, उस पर एलजी साहब ने कानूनी नोटिस भिजवाने की तैयारी कर दी। इसको मैं महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए नहीं बनाया कि केजरीवाल के पास वो क्षमा वाला चिट्ठी तो पड़ा ही होगा, उसमें सिर्फ एडिट करके अरुण जेटली साहब की जगह एलजी साहब लिखना है, अरुण जेटली कट एलजी लगा देना है। बाकी तो सब फॉर्मेट वही है कि मैं बेशरम हूँ, बेहया हूँ, मुझे किसी तरह का लाज नहीं है, आप मुझे क्षमा करिए, आप महान आदमी है, मानहानि का मुकदमा करेंगे, मैं कहाँ से दे पाऊंगा, जब हंसाई होगी अलग होगी, वो तो वही पहले वाला फॉर्मेट है। तो जो आदमी मुझे पता है कि इसका परिणाम क्या है, तो उसको महत्वपूर्ण मुद्दा बना करके क्या करूँगा। अंत में 3 बात आपसे हाथ जोड़ के, पहली बात कि आप सोचिएगा जरूर कि 130 करोड़ वाले धर्म के देश में आपको गणपति पूजा करने के लिए मुसलमान से पूछने का सुझाव आदेश विद्वान न्यायाधीश दे रहे हैं। सोचिए अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं लगा और वो इसी स्पीड से बढ़े तो क्या कहा जाएगा, आपको पूजा के लिए मना कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमको बताइएगा कि राकेश पवार तू गलत बोल रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि राजनीति में अब झूठ बोलना और चल लेना, हिट एंड रन की प्रवृत्ति पर तुरंत कैसे रोक लगे, क्योंकि एक दिल्ली का चुना हुआ विधायक जो दिल्ली में उप मुख्यमंत्री भी है, शिक्षा मंत्री भी है और शराब मंत्री, इतने हाई प्रोफाइल आदमी, और पहले स्वयं को एक पत्रकार भी बताता है, स्टिंगर था वो, वैसे चोरी छुपे कैमरा लगा कर बनाते हैं। वो आदमी ये कह रहा है कि ये सीबीआई वाले आए थे और मेरा फोन लेकर के चले गए, और 2 दिन बाद उसके उसी फोन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मैसेज भी आता है और फोन भी आता है कि आप हमको ज्वाइन कर लीजिए, आपका केस बंद कर। ये कैसे हो गया? फोन सीबीआई के कस्टडी में है और वो कोर्ट की प्रॉपर्टी है, कोर्ट में सबमिट होगी, तो फिर फोन कैसे हुआ? क्या उसने कॉल डाइवर्ट कर रखा था, या कोई दूसरा नंबर दे रखा है लोगों को, अपने लोगों को, या उसके पास 3-4 नंबर है, तो फिर वो 3-4 नंबरों को सीबीआई को क्यों नहीं दिया? जब सीबीआई ने कहा कि आप अपना फोन दीजिए तो सारे नंबर नहीं दिया, तो 120 भी और 420 भी सीधा सीधा बन जाता है, और एक का तो बाद में सीबीआई वाले जोड़ेंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अदालत को ये क्यों कहना पड़ा कि आप गणेश उत्सव मनाइए, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने साजिश के तहत हमको जाति में बांट दिया है। प्रेमनाथ द्विवेदी ब्राह्मण है, मेरा क्या, मैं तो ठाकुर हूँ। हमारे मन में ये भरा गया है कि प्रेमनाथ द्विवेदी जी मेरा हो ही नहीं सकते क्योंकि वो ब्राह्मण है। हमारे बचपन से बताया गया है और हमारे संविधान ने दिया है। भारत के किसी भी धार्मिक पत्रिका, रामायण, गीता, उपनिषद, वेद, पुराण में जाति की वर्णन नहीं है कि आपको जाति की सर्टिफिकेट दी जाएगी। भारत के संविधान में जाति की सर्टिफिकेट है, और उसी संविधान के अगले पन्ने पर लिखा है इक्वलिटी, मतलब बराबरी का अधिकार। एक जगह तो आप जाति का कार्ड लेके आ रहे हैं और दूसरा बराबरी की बात कर रहे हैं। 2 तरह की 2 तरफा संविधान हमको इसीलिए दिया गया था कि कभी हम एक न हो। आज रुपेंद्र जी ने लिखा है कि आपके द्वारा झूठ की पकड़ एवं सटीक लगातार पर कोर्ट साधवाजी, आप अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा। कोशिश तो करते हैं कि आप सबों का सही और सटीक बात दी जाए और कोई बेबुनियाद और वाहियात बात गलती से भी ना निकल जाए, ये तो प्रयास करते हैं। बाकी कितना कर पाते हैं ये तो आपकी दुआओं, आशीर्वादों और कृपा से ही संभव है, मैं तो कुछ हूँ नहीं। तो संविधान ने दिया है। अब तो हमारे देश में भाषा पर भी अंतर हो। मैं आज एक जगह था, अभी जस्ट आकर के बैठा हूँ, वहाँ पर वो कहा था कि वो टीकाधारी पंडित है,
मैं बोला तुम कौन पंडित हो? नहीं हम टीका नहीं लगाते। मैं बोला तो पंडित भी अब टीकाधारी हो गया और पंडित भी बिना टीकाधारी हो गया, मतलब अब पंडित में भी 2 पंडित हो गए, टीकाधारी द्विवेदी और बिना टीकाधारी द्विवेदी। मतलब अब यहाँ तक समाज बट गया है, तो आप लोग जुटियाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? क्योंकि वो तो अकेला मुसलमान है, भारत के नेतागण भी उसको पसंदीदा और में नहीं बांटता, लेकिन हमको कहता है कि प्रेम नारायण द्विवेदी, अच्छा ब्राह्मण हो तो तुम राकेश परमार को क्यों देखते हो, लाइक क्यों कर दो? तो परमार क्षत्रिय, तुमको पता नहीं कहा क्षत्रिय किसी के नहीं होते। फिर अगर हम दोनों लोग कहेंगे कि कोई बात नहीं हमारे में, तो कहेंगे अच्छा राकेश राम तुमको पता है ना, तुम्हारे पूर्वजों को इसी के बाप दादा ने सताया था, याद है ना? और तीसरा एक सबसे घातक चल रहा है, जो बेबुनियाद, जो अनपढ़ कुछ प्रोग्रेसिव बनने का प्रयास करते हैं फेसबुकिया नेता, वो कह रहे हैं कि जी मैं तो हिंदू हूं ही नहीं, हम तो जनजातीय हैं, वनवासी हैं, आदिवासी हैं। अब ये भी एक नया आने लगा है, ये हमारे संविधान ने ही इतनी बड़ी समस्या खड़ा किया है। अगर ऐसी रहे तो नमाज आपके घर में होगी और पूजा तो आप सोच ही नहीं सकते। सोचिएगा जरूर, क्योंकि मुद्दा बड़ा गंभीर था। जब तक सोचते रहिए तब तक मुझे इजाजत दीजिए, आदेश करिए, और गणपति उत्सव बड़े तन मन और जितना धन हो उससे धूमधाम से मनाइए। विद्वान न्यायाधीश को बताइए कि एक जगह गणेश उत्सव रोकने से गणेश जी नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि भारत के रग रग में है, दुनिया में है। एक जगह तुम लोग करके क्या करोगे? इतनी शंख बजाइए कि वहां तक आवाज आए। जय गणेश, श्री गणेश, जय जय गणेश।